दो बहुएं, एक बूढ़ी सास और एक घर जहां काम बांटने की बजाय हमेशा टाला जाता था। जब सास आखिरकार घर छोड़कर चली गई, तब जाकर सबको एहसास हुआ कि असली सहारा कौन था। बड़ी बहू तुम हो, सास की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बड़ी बहू हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। बड़ी बहू तुम हो, सास की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हर बात मुझ पर क्यों डालती हो? यह बहस रामगढ़ के इस घर में हर सुबह की शुरुआत बन चुकी थी, जबकि आंगन के एक कोने में बूढ़ी कौशल्या चुपचाप अपना अलग चूल्हा जलाती रहती थी। रामगढ़ गांव के एक बड़े परिवार में कौशल्या अपने दोनों बेटों सुरेश और महेश के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम सुनीता था और छोटी बहू का नाम रेखा। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों बेटे कमाने के लिए विदेश चले गए ताकि घर की हालत बेहतर हो सके। पीछे घर में रह गईं कौशल्या और उनकी दोनों बहुएं। शुरुआत में तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सुनीता और रेखा के बीच छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक शुरू हो गई। कभी मेकअप और गहनों को लेकर बहस होती, कभी घर के खर्चे को लेकर। दोनों बहुएं एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती, लेकिन जब बात घर के कामों की आती, खासकर सास कौशल्या की देखभाल की, तो दोनों अजीब तरह से एक हो जाती, एक दूसरे पर टालने के लिए। सास का काम तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बड़ी बहू हो। बड़ी बहू हूँ तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? अरे तुम भी तो इसी घर की बहू हो, सिर्फ मुझ पर ही सब कुछ क्यों छोड़ती हो? यह झगड़ा लगभग रोज का बन गया था। कौशल्या दोनों की यह बहस सुन सुनकर थक चुकी थी। ना कोई ठीक से खाना बनाती, ना कोई उनका ध्यान रखती। आखिरकार कौशल्या ने खुद ही आंगन में एक छोटा सा चूल्हा जलाकर अपने लिए अलग खाना बनाना शुरू कर दिया, ताकि रोज रोज की किचकिच से बच सके। सुबह होते ही कौशल्या खुद पानी भरने के लिए गली के नल पर जाती। एक दिन वह भारी बाल्टी उठाकर लौट रही थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। पड़ोस की एक औरत यह देखकर दौड़ी आई और हैरानी से पूछने लगी, अरे कौशल्या, तेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? वे पानी क्यों नहीं भरती? कौशल्या ने दर्द से कराहते हुए बस इतना बताया, क्या बताऊं बहन, उनकी अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलती बहन, मैं ही भर लेती हूँ। एक दिन खाना बनाते समय कौशल्या से नमक ज्यादा पड़ गया। उसने सोचा, चलो आज दोनों बहुओं से मदद मांग लूं। पहले वह सुनीता के पास गई, लेकिन सुनीता ने मुंह बनाते हुए मना कर दिया। बेटा जरा सब्जी में देख दे, कुछ कमी लग रही है। मुझे फुर्सत नहीं है माँ जी, मैं अभी व्यस्त हूँ। कौशल्या फिर रेखा के पास गई। बेटा जरा सब्जी में देख दे, कुछ कमी लग रही है। मुझसे मत कहिए, मुझे ये सब नहीं आता। वहां भी वही जवाब मिला। कौशल्या चुपचाप वापस अपने चूल्हे पर लौट आई, आंखों में आंसू ली। घर में एक उम्मीद की किरण थी, सुनीता का छोटा बेटा, जिसका नाम मुन्ना था। दादी और पोते के बीच गहरा लगाव था। मुन्ना अक्सर दादी के पास बैठकर बातें करता, कहानियां सुनता, लेकिन जब भी सुनीता यह देखती, वह गुस्से में आकर मुन्ना का हाथ पकड़कर खींच लेती और उसे अंदर ले जाते हुए डांटती। जा अंदर जा, पढ़ाई कर, दादी के पास ज्यादा मत बैठा कर। कौशल्या को यह देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह चुप ही रहती। एक रात कौशल्या को अचानक तेज बुखार चढ़ आया। सारा शरीर तप रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। उसने दर्द से कराहते हुए सुनीता को आवाज दी और दवा दिलाने को कहा। बेटा जरा देख, मुझे बहुत तेज बुखार लग रहा है, थोड़ी दवा दिला दे। अभी रात के इस वक्त कहाँ दवा लाऊं, सुबह देख लेंगे। कौशल्या ने रेखा से भी विनती की, तो रेखा ने भी टका सा जवाब देते हुए इसे बहाना बता दिया। बेटा जरा मेरी मदद कर दे, बहुत तेज बुखार है। माँ जी हर रोज कोई ना बहाना बना लेती हैं, कभी कमर कभी बुखार, जरा आराम करने का मन हो। कौशल्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह पूरी रात अकेले तपते बदन के साथ अपनी चारपाई पर करवटें बदलती रही। ना किसी ने पानी की पट्टी रखी, ना किसी ने हाल पूछा। कुछ दिनों बाद घर में सुनीता के मायके से कुछ मेहमान आए। कौशल्या ने बड़े मन से सुबह से उठकर उनके लिए खाना बनाया, हलवा और पूरियां तैयार की। लेकिन जैसे ही मेहमानों ने खाना खाया, सुनीता ने शर्मिंदा होने के डर से तुरंत बात बना दी। अरे ये तो हमारी पुरानी नौकरानी के हाथ का बना है। माँ जी को तो ढंग से कुछ बना आता ही नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा हाथ बटा देती हैं कभी कभी। कौशल्या रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका दिल एक पल में टूट गया। जिस खाने में उसने अपना सारा प्यार डाला था, उसी को अपनी ही बहू ने मेहमानों के सामने पराया बता दिया।
वह चुपचाप पीछे हट गई, अपने आंसू छिपाते हुए। रोज रोज के इस बर्ताव से कौशल्या का मन बहुत टूट चुका था। एक सुबह जब घर के सब लोग सोए हुए थे, कौशल्या ने अपना एक छोटा सा कपड़ों का बंडल बांधा और रोते हुए चुपचाप घर से निकल गई। जब सुबह सुनीता और रेखा उठी तो उन्हें कौशल्या कहीं नजर नहीं आई। मुन्ना ने पूछा कि दादी कहाँ गईं, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, सुनीता ने ताना मारते हुए कह दिया, जाने दो, भूख लगेगी तो थकी हारी खुद ही वापस आ जाएगी। रेखा ने भी हंसते हुए हामी भरी। हाँ, यहाँ इतना नखरा दिखाती थी, अब बाहर की दुनिया देखेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दिन बीतते गए, लेकिन कौशल्या वापस नहीं लौटी। कुछ दिन तो दोनों बहुओं ने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब हफ्ता बीत गया तब भी कौशल्या का कोई पता नहीं चला। उधर कौशल्या गांव से दूर निकल गई थी, बिना यह जाने कि वह कहां जा रही है। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई, जहां केले के बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे। थकी हारी कौशल्या वहीं रुक गई। उसने सोचा अब पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। उसने केले के बड़े बड़े पत्तों को तोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके उन्हीं पत्तों और आसपास मिली सूखी लकड़ियों से अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। यह उसका नया अकेला ठिकाना बन गया। पेट पालने के लिए कौशल्या ने पास के बाजार जाकर छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू किया। जो भी सामान उसे इधर उधर से मिल जाता, उसी कमाई से वह कुछ सब्जियां खरीद लाती और शाम को अपने लिए खुद खाना बनाती। कई दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन कौशल्या के मन में एक नया विचार आया। उसने देखा कि झोंपड़ी के पास कच्चे केले खूब पड़े हैं, जिन्हें अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते थे। उसने सोचा, क्यों ना इन्हीं कच्चे केलों से कुछ नया बनाया जाए। कौशल्या ने कच्चे केलों को छीलकर बारीक टुकड़ों में काटा, उन्हें हल्का उबाला, फिर सरसों का तेल गरम करके उसमें राई मेथी, हल्दी, लाल मिर्च और सौंफ का तड़का लगाकर एक अनोखा अचार तैयार किया। जब उसने पहली बार यह अचार चखा तो उसका स्वाद इतना अलग और लाजवाब था कि खुद कौशल्या हैरान रह गई। उसने कुछ शीशियां भरकर बाजार ले जाने की सोची। शुरुआत में बाजार में किसी ने ध्यान नहीं दिया, कुछ लोग हंसकर आगे बढ़ जाते। कच्चे केले का अचार, ये कैसी अजीब चीज है। लेकिन कौशल्या के कुछ पुराने ग्राहक थे जो उससे पहले भी सामान खरीदते रहे थे। उनमें से एक ने जिज्ञासावश यह नया अचार चखा। पहला कौर खाते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा अचार तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। उसने तुरंत एक शीशी खरीद ली और आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताया। अरे एक बार ये अचार चक्कर देखना, बहुत ही स्वादिष्ट है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। एक एक करके और लोग आने लगे, छकते पसंद करते और खरीद ले जाते। कुछ ही हफ्तों में कौशल्या का कच्चे केले का अचार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। उसकी कमाई पहले से बेहतर होने लगी और लोग अब उसे नाम से जानने और सम्मान देने लगे थे। इसी बीच सुदूर विदेश में बड़ी बहू सुनीता अपने पति सुरेश से फोन पर बात कर रही थी। पास ही उनका बेटा मुन्ना बैठा खेल रहा था। हम भी ठीक हैं। सुरेश ने माँ से बात कराने को कहा। अच्छा, माँ से भी बात करा दो, बहुत दिन हो गए उनकी आवाज सुने। वो बाहर गई हैं, अभी थोड़ी देर में आएंगी। सुनीता ने तुरंत बहाना बनाया कि वह बाहर गई हैं, लेकिन तभी मुन्ना ने मासूमियत से बीच में बता दिया, पापा, दादी तो बहुत दिन पहले घर छोड़कर चली गई थी। ये सुनते ही सुरेश चौंक गया। उसने गुस्से से पूछा, ये क्या कह रहा है मुन्ना? माँ कहाँ गई हैं? माँ कहाँ गई हैं? सुनीता घबरा गई। उसने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की, बच्चे को झूठा बता दिया। अरे ये बच्चा है, झूठ बोल रहा है। मैंने इसे खिलौने नहीं दिलाए, इसलिए गुस्से में कुछ भी बोल रहा है। और इसलिए इतना कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया। लेकिन सुरेश के मन में शक का एक कीड़ा घर कर गया था। वह बार बार यही सोचता रहा कि आखिर मुन्ना ने ऐसा क्यों कहा। बेचैन होकर सुरेश ने पड़ोस में रहने वाले रमेश चाचा को फोन लगाया, जो घर की हर बात से वाकिफ रहते थे। फोन पर कुछ पल की खामोशी के बाद रमेश चाचा ने भारी मन से पूरी सच्चाई बता दी। चाचा, माँ ठीक तो है ना? बेटा, तुम्हें जो पता चला है वो सच है। तुम्हारी माँ बहुत दुखी होकर घर छोड़कर चली गई थीं। बेटा, दोनों बहुएं रोज रोज आपस में लड़ती रहती थीं। घर में किसी को कौशल्या की ठीक से परवाह नहीं थी। ना कोई उनका ठीक से ध्यान रखता था, ना उनकी कोई सुनता था। यह सुनकर सुरेश सुन्न रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने छोटे भाई महेश को फोन लगाया, जो उसी शहर में पास ही काम करता था। महेश,
तुझे पता है माँ के साथ क्या हुआ? वो घर छोड़कर चली गई हैं और हमें किसी ने बताया तक नहीं। क्या माँ घर छोड़कर चली गई? यह सुनते ही महेश को भी गहरा झटका लगा। उसके अंदर भी गुस्सा और अपराध बोध एक साथ उमड़ पड़ा। दोनों भाइयों ने बिना अपनी पत्नियों को कुछ बताए तुरंत घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वे गांव पहुंच गए। अचानक दोनों को घर के दरवाजे पर देखकर सुनीता और रेखा को गहरा झटका लगा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दोनों भाई बिना बताए इस तरह अचानक आ जाएंगे। सुरेश ने सीधा सवाल किया कि माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? वो तो बस पड़ोस में गई हैं, अभी आती होंगी। दोनों बहुएं फिर से बहाने बनाने लगीं, लेकिन सुरेश ने सख्त आवाज में बता दिया, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रमेश चाचा ने हमें सब कुछ बता दिया है। यह सुनते ही दोनों बहुओं का सिर शर्म से झुक गया और आखिरकार उन्होंने सच स्वीकार कर लिया कि कौशल्या कई दिन पहले ही घर छोड़कर जा चुकी हैं। दोनों भाई बिना एक पल गंवाए मां को ढूंढने निकल पड़े। पूरे दिन इधर उधर पूछताछ करते रहे, आसपास के गांवों में भटकते रहे। शाम होते होते किसी ने बताया कि नदी किनारे एक बुजुर्ग औरत रहती है जो अपने हाथ का बनाया कच्चे केले का अचार बेचकर बहुत मशहूर हो चुकी है। यह सुनते ही दोनों भाइयों के दिल में एक उम्मीद जगी। वे तुरंत उस दिशा में चल पड़े। जब वे नदी किनारे पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें भर आईं। उनकी मां अकेली एक छोटी सी केले के पत्तों की झोंपड़ी के बाहर खुद के लिए मामूली सा खाना बना रही थीं। दोनों बेटे दौड़कर मां के पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर पड़े। माँ, हमें माफ कर दो, हमें बहुत देर से पता चला। उठो बेटा। माँ, चलो घर वापस चलो। सुरेश ने भर्राई आवाज में घर वापस चलने को कहा, लेकिन कौशल्या ने धीरे से सिर हिलाते हुए मना कर दिया। कहा कि अब वह उसका घर नहीं रहा। दोनों भाइयों ने बहुत मनाया, हाथ जोड़े। आखिरकार मां का दिल पिघल गया और वह उनके साथ वापस घर लौटने को राजी हो गई। घर पहुंचते ही दोनों भाइयों का गुस्सा अपनी पत्नियों पर फूट पड़ा। सुरेश ने सख्त लहजे में साफ कह दिया, तुम दोनों ने माँ के साथ जो किया है उसके बाद इस रिश्ते को आगे निभाना मुश्किल है। अब तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। यह सुनते ही सुनीता और रेखा दोनों घबरा गईं, रोते हुए पैरों में गिर पड़ी। माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। बार बार माफी मांगने लगी, लेकिन दोनों भाई अपनी बात पर अड़े रहे। गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी कौशल्या खुद आगे आई। उन्होंने दोनों बेटों का हाथ पकड़कर शांत स्वर में समझाना शुरू किया। बेटा, शांत हो जाओ। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। बेटा, गुस्सा जायज है, लेकिन रिश्तों को तोड़ना कभी हल नहीं होता। इंसान से गलती होती है, अगर वो सच में पछता रहा है तो एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। मैंने भी बहुत तकलीफ सही, लेकिन आज मैं समझती हूँ गुस्से से ज़्यादा ज़रूरी माफ़ी और सुधरने का मौका देना होता है। कौशल्या की यह बात सुनकर सुनीता और रेखा दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों उठीं, धीरे धीरे कौशल्या के पास आईं और रोते हुए उनके पैरों में बैठ गईं। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें माफ़ कर दीजिए। हम वादा करती हैं अब कभी ऐसा नहीं होगा। कौशल्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों बहुओं को उठाया, गले लगाया और माफ कर दिया। दोनों भाइयों का गुस्सा भी मां की बात और अपनी पत्नियों की सच्ची शर्मिंदगी देखकर धीरे धीरे पिघल गया। सुरेश और महेश ने भी अपनी पत्नियों को माफ कर दिया, इस वादे के साथ कि अब घर में फिर कभी मां को अकेला या उपेक्षित महसूस नहीं होने दिया जाएगा। अगले दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुनीता और रेखा अब आपस में लड़ने की बजाय मिलजुल कर घर का काम संभालने लगी। कौशल्या की देखभाल दोनों बारी बारी से नहीं बल्कि साथ मिलकर दिल से करने लगी। मुन्ना भी फिर से अपनी दादी के पास बेफिक्र होकर बैठने लगा, बिना किसी डर या रोक टोक के। कुछ महीनों बाद कौशल्या का वही कच्चे केले का अचार जो कभी अकेलेपन और मजबूरी में बना था, अब पूरे परिवार का साझा व्यापार बन चुका था। सुनीता और रेखा दोनों मिलकर उसे बनाती, पैक करती और आसपास के बाजारों में बेचती। जो अचार कभी एक अकेली ठुकराई हुई बुजुर्ग औरत की मजबूरी से बना था, वह अब पूरे परिवार की मेहनत और एकता की मिसाल बन गया था। एक शाम पूरा परिवार आंगन में साथ बैठा खाना खा रहा था। कौशल्या ने चारों तरफ देखा।
हंसते खिलखिलाते चेहरे मिलकर काम बांटती बहुएं, अपने पोते के साथ खेलते बेटे, उसकी आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसने मन ही मन सोचा कि जिस दिन वह इस घर से निकली थी उस दिन लगा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद भगवान ने उसे यह सिखाने के लिए भेजा था कि आत्मसम्मान और मेहनत से इंसान अकेले भी खड़ा हो सकता है और सच्चा प्यार देर सवेर लौटकर आ ही जाता है। घर के बड़े बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, वे परिवार की जड़ होते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ने और एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने से पहले यह सोचना जरूरी है कि जिनकी वजह से आज हम खड़े हैं उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ी भूल है। रिश्तों में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन माफ करना और एक दूसरे को सुधरने का मौका देना ही परिवार को सच में मजबूत बनाता है।